लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये कवर कर लिया था कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं। अब हम उसके बाद जितने भी टॉपिक्स रह गए थे उसको हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। कि फेडरेशन कितने तरह की होती है। तो फेडरेशन या तो कमिंग टुगेदर होगी या होल्डिंग टुगेदर, दो तरह की होती है। देखो, जब क्या हो, इंडिपेंडेंट कंट्रीज मतलब जब छोटी छोटी कंट्रीज आके एक बड़ा यूनिट फॉर्म करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखो, कम टुगेदर है ना, मतलब कि कमिंग टुगेदर, कम टुगेदर, कि जब छोटी छोटी स्टेट्स जो है आपस में मिलके एक बड़ा कंट्री फॉर्म करती है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, वो उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इस केस में जितने भी स्टेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूएस के बारे में सुना होगा, तो यूएस के अंदर टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। और इन जो छोटी छोटी 50 स्टेट्स हैं ना, इन सब के पास इक्वल पावर होगा, ये ध्यान रखना, स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, इसका पर्पज होता है कि बहुत छोटी कंट्री है तो उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो उनके पास जो है, अगर वो इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो उनके पास वो पावर्स नहीं होंगे। तो बहुत सारी कंट्री जब मिल जाएंगी तो उनकी आर्मी स्ट्रांग होगी, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इस पर्पज के लिए कि अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखिए, अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए जो है, ये दो पर्पज की वजह से जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा, यूएस है, स्विट्जरलैंड है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कोई बड़ी कंट्री है, ठीक है ना, तो उसके काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस केस में कि एक गवर्नमेंट उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगी या एफिशिएंट वे में कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इस तरह से क्या करती है, एक लार्ज कंट्री अपने पावर को डिवाइड करती है। डिवाइड पावर्स किसके बीच में, सेंटर, स्टेट या फिर उससे ज्यादा के बीच में। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर कि जितने भी यूनिट्स होते हैं ना, उन सब की इक्वल पावर होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है, सेंटर है उसके पास ज्यादा पावरफुल होते किससे, स्टेट से। जैसे हमने देखा था कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसमें जो है एज किसके पास होती है, ऑब्वियस बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके एग्जाम्पल क्या है, इंडिया है, स्पेन है और आपका बेल्जियम, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम कितने तरह की होती है, तो दो तरह की होती है गवर्नमेंट सिस्टम। एक को कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, एक को कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, है ना। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, मतलब ऐसी कंट्री जहां पे सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, मतलब चाहे वो स्टेट लेवल का काम हो, चाहे लोकल लेवल का काम हो, चाहे वो नेशनल लेवल का काम हो, एक ही गवर्नमेंट अगर देखती है तो उसको हम कहेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर कंसंट्रेटेड होती है एक ही गवर्नमेंट के पास। इसका एग्जांपल हो गया पास चाइना। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही जो है सारे अफेयर्स को देखती है। उसी तरह से सऊदी अरेबिया भी एग्जाम्पल है किसका, यूनिटरी गवर्नमेंट का। बात करें दूसरे की, तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, कम से कम दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ पावर होता है। आप सिंपली ये कह सकते हो यहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होती है और यहाँ जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो यहाँ पे पावर जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड होती है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इसके फेडरल गवर्नमेंट की, एक इंडिया हो गया और दूसरी तरफ यूएसए हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी चांसेस है कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो, इसका कहने का मतलब है पावर की जो कंसंट्रेशन है उसको कम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई बंदा है, उसके पास ये भी पावर है, यहाँ इसकी मान लो कि सारे स्टेट को रन करने का, पुलिस का कंट्रोल, एग्रीकल्चर का कंट्रोल, डिफेंस का, सारे पावर जो एक ही बंदे के पास है, इस पावर को कम करने को हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइज। मतलब इससे कुछ पावर लेके किसी दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दिया, कुछ पावर लेके किसी और को दे दिया, तो पावर का रिडक्शन है ना, इसी को कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, मतलब एक न्यू गवर्नमेंट बनाओ जिसको पावर दे दी जाए, उसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, क्या, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या कहा, तो एक अमेंडमेंट आया 1992 के अंदर, जिसके अंदर क्या कहा गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर ले लो और एक नई गवर्नमेंट बनाते हैं, लोकल गवर्नमेंट, उसे हम वो पावर दे देंगे। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। और ये कब हुआ इंडिया के अंदर, तो याद रखना है 1992 के अंदर हुआ ये, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट क्या हुआ। देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आई एम रिपीटिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको ध्यान देना है कि इसके फायदे क्या है। पहला तो देखो,
स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। कैसे? देखो, अभी तक 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। लोकल गवर्नमेंट आने की वजह से आप देखोगे तो वो लोकल लेवल पे नॉर्मली क्या होता है, एमएलए और एमपी से आप नहीं मिल पाते हो, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा होता है कि आप जाके डायरेक्टली अपने मेयर से या जो वार्ड काउंसिलर होते हैं उससे जाके आप मिल सकते हो, उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ जो पार्टिसिपेशन होता है ना वो बढ़ता है। तो इसकी वजह से जितनी ज़्यादा सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन होगी उतना अच्छा डेमोक्रेसी रहेगा। यही है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, पहले तो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक खास बात ये है कि सीट्स को रिजर्व की गई है, कि मतलब लोकल गवर्नमेंट के अंदर एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो है ना वो रिजर्व होनी चाहिए। किसके लिए? वुमेन के लिए। साथ साथ अदर देन वुमेन जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कह लो जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी, उनके लिए भी सीट्स को रिजर्व किया गया है। ठीक है। अब होता क्या था, यहाँ पे इसके लिए भी कहा गया कि यहाँ पे रेगुलेशन जो है रेगुलर इलेक्शंस होंगे। हालांकि देखो ये बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट से रिलेटेड नहीं है, आपको ये 3 ध्यान रखना है बेनिफिट्स में, दैट इज इनफ। ठीक है ना। बाकी आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो लोकल बॉडीज हैं यहाँ पे इलेक्शन करवाना, हर जो 5 साल में होती है इलेक्शन वो करवाना ज़रूरी है। ठीक है। और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन है। अब देखो ये बहुत अच्छा ट्रैप है ना, जो पंचायत और इलेक्शन म्यूनिसिपल इलेक्शन का जो म्यूनिसिपैलिटीज है उसका इलेक्शन करवाती है। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट नाम आ रहा है, स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन होती है वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। नहीं, जो स्टेट लेवल की इलेक्शन होती है और जो सेंट्रल लेवल की, ये दोनों ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, ध्यान रखना। तो ये सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वही क्या कौन करवाती है आपकी ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फायदे हैं। ठीक है। नाउ एक टॉपिक ये है कि ये हमके एक लास्ट टॉपिक है और ये पढ़ लो, आई थिंक कि इससे आएगा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि फेडरलिज्म जो है प्रैक्टिस कैसे होता है इंडिया के अंदर। मतलब हमने कहा फेडरलिज्म के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें हैं, बहुत डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को क्या मेंटेन कर पाओगे अगर हम कह रहे हैं कि आप जो है स्टेट डिवाइड कर दिया, एक सेंट्रल लेवल होना चाहिए, एक स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो वो सारी चीज़ों को कैसे एंटरटेन किया गया हमारी कंट्री के अंदर, उस चीज़ को हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिकली देखा गया है ना। तो उसके लिए आपका एक ये है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट, और एक आपका कल्चरल, एक तो पहले देखो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, पहला जो कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, तो उसको इंटीग्रेटेड रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कि ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री टूट जाए, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ किसका, लिंग्विस्टिक स्टेट के। जो बहुत सारी स्टेट है हमारे यहाँ वो किस बेसिस पे बनी है, लैंग्वेज के बेसिस से। आपने गुजरात गुजराती पे, महाराष्ट्र मराठी के बेसिस पे, इस तरह से कई सारी स्टेट्स बना दी गई। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जो कल्चर के बेसिस पे बना है, जैसे कि आसामीज, ठीक है, आपका यहाँ पे मणिपुर जो है वो मणिपुरी कल्चर को लेके, मिजोरम जो है मिजो कल्चर को लेकर, तो ये कल्चरल स्टेट्स को फॉर्म किया गया ताकि जो डाइवर्सिटी वो मेंटेन है। उसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पे ये तो हो गया हमारा कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमने, अब देखो लैंग्वेज की बात करके, लैंग्वेज जो हमारे यहाँ कई सारी है, तो इनको अकोमोडेट करने के लिए लैंग्वेज पॉलिसी है हमारे यहाँ, कि मतलब कि जो मैक्सिमम जो ग्रुप है इंडिया के अंदर वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, हिंदी 40%, लेकिन इसके सिवा भी कई सारी लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है, तो उन सबको हमने रिकॉग्नाइज किया। टोटल कितने हो जाते हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इंग्लिश को कहा गया था कि 1965, देखो याद रखना, इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो क्या है, इंग्लिश को कहा गया था कि 1965 में रोक दिया जाएगा, ठीक है, पहले ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउ किया, लेकिन हुआ क्या कि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती थी कम्युनिकेट करने में, तो इसलिए कहा गया कि नहीं, जो इंग्लिश है उसको हम हिंदी, जैसे हम हिंदी को यूज़ करते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, उस तरह से हम इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फिर एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सेंटर स्टेट रिलेशन का, कि जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच में क्या रिलेशन है। देखो एक तरह हमने कहा कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है ना, और स्टेट कहीं ना कहीं कम पावरफुल होता है किसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न था। तो इसमें हुआ क्या, इनिशियली तो ऐसा था सेम पार्टी जो रूल कर रही है सेंटर पे और स्टेट में, तो यहाँ जो स्टेट की पावर है ना वो कम हो जाती थी, मतलब जो सेंटर है यहाँ भी स्टेट है,
तो जो सेंटर चाहे, स्टेट कुछ कह नहीं सकती क्योंकि दोनों सेम ही पार्टी रूल कर रही है। लेकिन ये जो है चीज़ें 1990s के बाद ये चेंज होने लगा। यहाँ पे क्या हुआ, अब बहुत सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज होने लगी, तो टेंशन्स क्रिएट होने लगे। तो इस केसेस में नई तरह की जो गवर्नमेंट देखने को मिलती है वो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो कोalition गवर्नमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो एक साथ आके इलेक्शन लड़ती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसी को हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ से हमें देखता है कि पावर शेयरिंग भी स्टार्ट हो जाती है 1990s के बाद। ठीक है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना, आपको फर्दर आइडिया मिल जाएगा।